नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कैमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्कैमी यूजी सेमेस्टर 3 जो कि है सेशन 23 से 27। तो हम लोग जो बात कर रहे थे सैक पेपर जो आपका डिजिटल मार्केटिंग है, तो उसके एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले जो कि आपके गैस पेपर से था क्वेश्चन। और यूनिट 1 का मैंने वीडियो डाल दिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 2 के एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। तो क्या मुख्य कारण जो कि डिजिटल उपयोगकर्ता भारत में सबसे अधिक होने की संख्या जो है बढ़ रही है। महंगे फ़ोन, सस्ता इंटरनेट, पोस्टर विज्ञापन, केबल टीवी। तो इसका सही उत्तर जाएगा सस्ता इंटरनेट। यानी कि तुलना किया जाए तो विदेशों से, तो विदेशों की तुलना में भारत में जो है सस्ता इंटरनेट है। तो इस हिसाब से जो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सस्ता इंटरनेट। तो सस्ता इंटरनेट होने के कारण जो है भारत में जो डिजिटल उपयोगकर्ताओं की संख्या जो लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल उपयोगकर्ता सबसे अधिक किस उपकरण का उपयोग करते हैं। यानी कि किस उपकरण का उपयोग करते हैं, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, फीचर फोन। तो भारत में जो भी डिजिटल यूजर्स है यानी कि डिजिटल उपयोग करता है तो वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मार्टफोन। तो टैबलेट, लैपटॉप, फीचर फोन ये सभी जो है इतना ज़्यादा यूज नहीं होता जितना कि स्मार्टफोन यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस आयु वर्ग यानी कि किस आयु वर्ग में डिजिटल उपयोग सबसे अधिक यानी कि डिजिटल चीज़ों का उपयोग सबसे अधिक होता है। 60 वर्ष यानी कि 60 से ऊपर वर्ष, 40 से 50 वर्ष, 18 से 35 वर्ष, 10 वर्ष से कम। तो इसका सबसे ज़्यादा जो डिजिटल उपयोग होता है 18 से 35 वर्ष की आयु में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 से 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल उपयोग में तेजी किस उद्योग की वजह से आई है। यानी कि किस बिजनेस के कारण जो भारत डिजिटल उपयोग में जो तेजी आई है यानी कि रफ्तार आई है। हेल्थ केयर, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेलीकॉम। तो टेलीकॉम की वजह से जो भारत में डिजिटल उपयोग में जो है तेजी आई है। और टेलीकॉम को समझा जाए तो समझ लेते हैं टेलीकॉम क्या होता है। तो टेलीकॉम का मतलब होता है दूर संचार सेवाएं। जैसे जैसे कि किसी की मदद जो है, मतलब कि जिनकी मदद जो है से हम जो है यानी कि टेलीकॉम की मदद से जो हम दूर बैठकर आपस में संपर्क करते हैं। इसमें जो शामिल होता है टेलीकॉम में, जैसे कि मोबाइल कॉल करना, इंटरनेट का उपयोग, 4G 5G डाटा की सुविधा और जो मैसेज और वीडियो कॉल, तो ये सभी जो आपका टेलीकॉम के अंतर्गत आती थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस उद्योग की वजह से भारत में डिजिटल उपयोग में तेजी आई है यानी कि रफ्तार से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण डिजिटल उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि। ग्रामीण डिजिटल उपयोग यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल ज़्यादातर जो है बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, तो रेडियो का उपयोग अधिक, इंटरनेट पहुंच बढ़ी, टेलीविज़न कम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरनेट पहुंच बढ़ी। तो ये आपका सही रीजन हो जाएगा, ये कि सही कारण हो जाएगा। इस कारण जो है इंटरनेट पहुंच बढ़ रही है, इसलिए जो ग्रामीण जो है डिजिटल उपयोग बढ़ रहा है। जैसे कि बहुत से गाँव में पहले जो है यानी कि 6-7 महीना पहले की बात करें तो 5G नहीं आता होगा, नेटवर्क 5G का नहीं आता था। लेकिन अभी देखा जाए तो लगभग से सभी गाँवों में जो आपका 5G नेटवर्क देखने को मिलता है। तो ये इस तरह आप समझ सकते हैं और इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल उपयोगकर्ता सबसे अधिक कौन से प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म जो है डिजिटल उपयोग करता है, कंज्यूमर जो डिजिटल कंज्यूमर है वो कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा उपयोग करते हैं। प्रिंट मीडिया, रेडियो, सोशल मीडिया, होर्डिंग्स। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा रेडियो के बारे में, कि अगर आपने रेडियो सुना है तो कमेंट कीजिएगा कि हम सुने हैं रेडियो। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलिएगा, ये आप लोग के ऊपर बात है। अगर वीडियो में आप बने हैं तो रेडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सोशल मीडिया आज के प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। भारत में डिजिटल उपयोगकर्ता सबसे अधिक जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। और जो वीडियो आप देख रहे थे ये यूट्यूब पे ही देख रहे थे, ये भी आपका एक सोशल मीडिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल उपभोक्ता बढ़ने से व्यवसायों को क्या लाभ है। यानी कि भारत में जो डिजिटल उपभोक्ता बढ़ते हैं यानी कि डिजिटल कंज्यूमर जो बढ़ते हैं, इससे बिजनेसों में क्या फ़ायदा है। तो सीमित दर्शक, छोटा बाजार, बड़ा ऑनलाइन बाजार, कोई लाभ नहीं। तो इसमें बिजनेसों को फायदा है कि बड़ा ऑनलाइन बाजार खोला जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ा ऑनलाइन बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। तो भारत का जो डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है? ऑफलाइन फर्स्ट मॉडल, कैश ओनली इकोनॉमी, डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी, ओनली टेली मार्केटिंग। तो भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी। और डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी को समझा जाए तो डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी का अर्थ है ऐसी व्यवस्था, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सबसे पहले डिजिटल तरीकों को अपनाया जाता है, यानी कि डिजिटली मेथड को सबसे पहले अपनाया जाता है, और फिर बाद में जो पारंपरिक तरीका, यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीका, ऑफलाइन तरीका है, जो उसे अपनाया जाता है। जैसे कि डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी में शामिल हो सकते हैं जैसे कि यूपीआई से पेमेंट करना, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप, जैसे कि आपने सेमेस्टर 3 का फॉर्म भरा था और अभी एग्ज़ाम ही चल रहा है, तो ये भी आप एक तरफ समझा जाए तो ये भी आपका डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो उस पर भी चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में इंटरनेट उपयोग सबसे तेज वृद्धि किस वर्ग में दिखी? वर्किंग प्रोफेशनल, बच्चों में, ग्रामीण उपभोक्ता में, वरिष्ठ नागरिक में। यानी कि इंटरनेट का उपयोग सबसे तेज वृद्धि, यानी कि सबसे अधिक वृद्धि किस क्लास में देखी गई? वर्किंग प्रोफेशनल में, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल तो उनमें तो यूज हो ही रहा है, बच्चों में लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी जो दिखी ग्रामीण उपभोक्ता में, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के कंज्यूमर है, विलेज कंज्यूमर से, तो ये इसमें सबसे तेज वृद्धि देखने को मिली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर डिसीजन जर्नी यानी कि CDJ का पहला चरण क्या है? फर्स्ट फेज क्या है? फर्स्ट स्टेज क्या है? लॉयल्टी, कंसिडरेशन, अवेयरनेस, परचेस। तो कंज्यूमर डिसीजन जर्नी का पहला चरण है अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर डिसीजन जर्नी यानी कि CDJ का अंतिम चरण होता है, लास्ट स्टेज क्या होता है? इवैल्यूएशन, परचेस, एडवोकेसी, अवेयरनेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडवोकेसी। एडवोकेसी जो आपका अंतिम चरण होता है CDJ का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर डिसीजन जर्नी में ग्राहक किस चरण उत्पादों की तुलना करता है, यानी कि किस चरण में जो उत्पादों की तुलना करता है? तो कंसिडरेशन स्टेज, एडवोकेसी स्टेज, लॉयल्टी स्टेज, परचेज स्टेज। तो कंज्यूमर डिसीजन जर्नी में यानी कि CDJ में ग्राहक जो है कंसिडरेशन स्टेज में जो है, कंसिडरेशन चरण में, मतलब कि चरण में जो है ग्राहक जो है उत्पादों की तुलना करता है, प्रोडक्ट्स की तुलना करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंसिडरेशन स्टेज। तो कंसिडरेशन स्टेज को भी समझा जाए तो आप समझ सकते हैं जैसे कि इसमें जो होता है कि अलग अलग ब्रांड की तुलना करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके अलग अलग ब्रांड को देखते हैं यूजर, जो भी कंज्यूमर है, कीमत भी देखते हैं कि कौन सस्ता है कौन महंगा है, उस हिसाब से परचेस करते हैं। फिर देखिए इसके फीचर्स को भी देखते हैं, इसकी क्वालिटी को भी देखते हैं, और रिव्यू और रेटिंग भी देखते हैं लास्ट में। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे अगर शॉपिंग कर रहे थे, कोई प्रोडक्ट मान चलिए आप शूज़ ऑर्डर कर रहे हैं, यानी कि जूता ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे नीचे कि किस तरह एक ऑडियंस यानी कि यूजर ने परचेस किया, तो किस तरह रिव्यू और रेटिंग किया, तो वो सभी भी देखते हैं। और या फिर दोस्तों से भी या फिर ऑनलाइन सुझाव भी आप लेने की कोशिश करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि आप अगर कोई नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो आप पहले देख लेते हैं यूट्यूब में या फिर कहीं पर भी कि ये मोबाइल कैसा है वैसा है, तो सभी चीज़ें फीचर्स पहले देखते थे। यही जो आपका कंसिडरेशन स्टेज कहलाता है CDJ के चरण में। तो ये आपका महत्वपूर्ण चरण हो सकता है CDJ में, यानी कि ग्राहक जो है किस में तुलना करते हैं? तो कंसिडरेशन स्टेज में तुलना करते हैं। ये आपका ए नंबर से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक खरीद का निर्णय किस चरण में करता है, यानी कि खरीद किस चरण में परचेस करता है? तो ये आपका ऐसे देखा जाए तो परचेस आपका सही उत्तर हो जाएगा, परचेस, यानी कि परचेस स्टेज में ही ग्राहक खरीद का निर्णय करता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कंज्यूमर डिसीजन जर्नी यानी कि CDJ का महत्वपूर्ण हिस्सा है, कौन सा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है? ऑफलाइन पोस्टर्स, डिजिटल टच पॉइंट्स, प्रिंट एड्स, होर्डिंग्स। तो कंज्यूमर डिसीजन जर्नी का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है डिजिटल टच पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिजिटल टच पॉइंट्स। डिजिटल टच पॉइंट को समझना चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जब ग्राहक किसी ब्रांड से ऑनलाइन कहीं भी मिलता है या फिर जुड़ता है, तो वही जगह जो होता है डिजिटल टच पॉइंट्स कहलाता है। जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट देखा, आपने मान चलिए आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप एड्स के रूप में कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, आप वहाँ मिले उस पर क्लिक किए, तो वही आपका डिजिटल टच पॉइंट्स कहलाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजिटल टच पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक उत्पाद दोबारा खरीदने का निर्णय कब करता है, यानी कि ग्राहक जो है कोई भी प्रोडक्ट उसको अच्छा लगा है तो वो दोबारा कब खरीदने का निर्णय करता है या फिर कोशिश करता है? लॉयल्टी स्टेज में,
अवेयरनेस स्टेज में, एवोल्यूशन स्टेज में, परचेज स्टेज में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉयल्टी स्टेज में। तो लॉयल्टी स्टेज में जो है ग्राहक जो है उस प्रोडक्ट को दोबारा खरीदने का निर्णय करता है। यानी ऐसा समझा जाए कि कोई प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, आपको वो अच्छा लगा हो तो तभी आप उसको दोबारा मंगाना चाहेंगे, और आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उसे दोबारा कभी भी निर्णय नहीं करेंगे, उसको दोबारा लाएंगे। तो उसके लॉयल्टी को चेक करके जो है आप प्रोडक्ट को दोबारा ऑर्डर करते हैं। तो ऐसा समझिए कि लॉयल्टी स्टेज में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर जाएगा। तो ग्राहक उत्पाद दोबारा खरीदने का निर्णय कब करता है? तो लॉयल्टी स्टेज में जो है दोबारा खरीदने का निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर डिसीजन जर्नी में एडवोकेसी का अर्थ है शिकायत करना, अन्य लोगों को सुझाव देना, खरीद रोकना, विज्ञापन हटाना। तो एडवोकेसी का जो अर्थ होता है कंज्यूमर डिसीजन जर्नी में यानी कि CDJ में, तो अन्य लोगों को सुझाव देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्य लोगों को सुझाव देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर डिसीजन जर्नी किसे समझने में मदद करता है? कंपनी के खर्च को, उपभोक्ता व्यवहार को, कार्यालय प्रबंधन, सप्लाई चेन। तो कंज्यूमर डिसीजन जर्नी में जो है उपभोक्ता के बिहेवियर को समझने में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। उपभोक्ता व्यवहार आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहकों को उत्पाद की मौजूदगी के बारे में बताना। तो लॉयल्टी, अवेयरनेस, एडवोकेसी, इवोल्यूशन, यानी कि ग्राहकों को उत्पाद की मौजूदगी, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है या फिर नहीं है तो किस स्टेज में बताता है? तो अवेयरनेस स्टेज में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर डिसीजन जर्नी यानी कि CDJ व्यवसायों को किस में मदद करता है, यानी कि बिजनेसों को किस में मदद करता है? खर्च बढ़ाने में, बेहतर टारगेटिंग में, ऑफलाइन मार्केट बढ़ाने में, उत्पाद हटाने में। तो कंज्यूमर डिसीजन जर्नी व्यवसाय को जो मदद करता है वो बेहतर टारगेटिंग में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेहतर टारगेटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, POEM यानी कि POEM फ्रेमवर्क का P दर्शाता है, यानी कि POEM का फुल फॉर्म लिखना है और उसमें P से क्या स्टैंड होता है, यानी कि P का क्या मतलब है, तो वो आपको बताना है। तो POEM जो इसका जो फुल फॉर्म होता है पेड ऑन्ड अर्नड मीडिया। ठीक है, तो पेड ऑन्ड अर्नड मीडिया इसका जो है फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर मीडिया आपको समझ सकते हैं। तो ये और पी का पूछा गया तो पी का होता है पेड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेड। तो POM को समझे तो POM को भी समझ लेते हैं। तो POM क्या है, तो यहाँ पर पहले पी क्या दर्शाएगा, तो पेड को दर्शाएगा। तो POM को समझे तो POM जैसे कि पी से होता है पेड मीडिया, तो पहले POM को समझते हैं। POM जो है डिजिटल मार्केटिंग का जो एक मॉडल है जो बताता है कि ब्रांड जो अपने ग्राहकों तक किस किस तरह के मीडिया चैनल से पहुँचते हैं, किस किस तरह से ग्राहक के पास कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी ब्रांड पहुंचता है। तो POEM में पी देखे जाए पेड मीडिया, तो पेड मीडिया जो होता है पैसे देकर दिखाए गए या फिर किए गए विज्ञापन होते हैं, जैसे कि गूगल एड्स के जरिए किसी प्रोडक्ट का ऐड करना या फिर फेसबुक ऐड के जरिए किसी प्रोडक्ट का ऐड करना, तो यह आपका पेड मीडिया के अंतर्गत आएगा। इसी के बाद देखे जो ओ जो होता है इसका होता है ऑन मीडिया, यानी कि खुद का प्लेटफॉर्म। तो ब्रांड जो होते हैं अपने प्लेटफॉर्म यानी कि वेबसाइट है या फिर मोबाइल ऐप है तो वहाँ खुद अपना मार्केटिंग करते थे, ये आपका जो है ऑन मीडिया के अंतर्गत आएगा। इसके बाद लास्ट जो आता है ई यानी कि अर्नड मीडिया, ई जो आता है आपका अर्नड मीडिया। तो इसमें जो होता है अर्नड मीडिया जो होते हैं इसमें जो है लोगों द्वारा जो मुफ्त में क्या क्या प्रचार होता है, लोगों के द्वारा फ्री में क्या क्या प्रचार होता है। जैसा कि इसके कोई भी ऐप है तो अगर वो आपको रेफर के पैसे देती है, यानी कि अगर कोई जोड़ने से आपको बेनिफिट होता है तो ये आप इसको अर्न मीडिया के अंतर्गत रख सकते हैं। ये जो है रिव्यू, शेयर या फिर किसी के मुंह से सुनते हैं तो ये सभी जो अर्न मीडिया के अंतर्गत आता है, यानी कि लोगों के द्वारा जो मुफ्त में क्या क्या प्रचार, ये आपका अर्न मीडिया है। तो POEM को मैंने सभी चीज़ें डिटेल में बता दी। नेक्स्ट है ऑन मीडिया का उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल क्या है ऑन मीडिया का, तो कंपनी वेबसाइट, TV एड्स, न्यूज़पेपर, रेडियो। जैसे कि मैंने बताया कि ऑन मीडिया होता है खुद का प्लेटफॉर्म, ये तो आपका कंपनी की वेबसाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपनी वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड मीडिया का उपयोग कब किया जाता है? ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, पेड रीच बढ़ाने के लिए, वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए, ऑफलाइन सेलिंग के लिए। तो पेड मीडिया का उपयोग कब किया जाता है? तो पेड रीच बढ़ाने के लिए, यानी कि पैसे देकर किसी चीज़ को बढ़ाना। जैसे कि आपने मान चलिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला तो अगर उस पर व्यू गया
100 व्यू गया, मान के चलिए 100 व्यू गया तो ऑटोमेटिक गया, यानी कि मैंने किसी को शेयर नहीं किया या फिर कहीं पर किसी को भेजने नहीं कहा, तो वो हुआ आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ। और वही मैंने किसी को दिए पैसे दे के, मान के चलिए 200 टका दे दिया, किसी को मैंने 200 रुपया दिया कि इस पर 1000 व्यू कंप्लीट करा दो, तो उसने जो है पैसे लेके अलग अलग ग्रुपों में शेयर कर दिया और वहाँ से जो व्यू मिला, तो ये आपका जो पेड रीच हो गया, बढ़ाने का तरीका होगा। तो ये आपका पेड रीच बढ़ाने के लिए हो जाएगा पेड मीडिया। इस तरह आप उदाहरण से समझ सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो अर्न मीडिया का मुख्य स्रोत क्या है, इसका मुख्य सोर्स क्या है अर्न मीडिया का? टीवी प्रमोशन, कस्टमर रिव्यूज़, होर्डिंग्स, पोस्टर्स। तो अर्न मीडिया का जो मुख्य स्रोत है वो है कस्टमर के रिव्यू। जैसा मैंने बताया अर्न मीडिया के अंतर्गत जैसे कि कोई भी ऐप है उसको शेयर करना, जैसे कि कोई भी ऐप है उसमें आपको रेफर बोनस मिलता है, किसी को आप जोड़ते हैं तो उसमें आपको 50-60 रुपये मिलता है, तो ये आपका जो अर्न मीडिया के अंतर्गत आएगा, ये आपका जो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया पर शेयर्स जो है किस प्रकार के मीडिया में आते हैं? तो शेयर्स जो आता है आपका अर्नड मीडिया के अंतर्गत ही आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नड मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड मीडिया का एक उदाहरण है कंपनी न्यूज़लेटर, गूगल एड्स, कस्टमर कमेंट्स, वेबसाइट, ब्लॉग्स। तो पेड मीडिया का एक उदाहरण है गूगल एड्स या फिर फेसबुक एड्स। गूगल एड्स भी बोल सकते हैं, या फिर गूगल एड्स नहीं देके फेसबुक एड्स भी देगा तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सभी जो होता है पेड मीडिया का उदाहरण है। अब बाकी सभी जो कंपनी न्यूज़लेटर, तो ये आपका जो अर्नड मीडिया के अंतर्गत ही आ जाएगा। वेबसाइट, ब्लॉग्स हो जाएगा तो वो अर्नड मीडिया के अंतर्गत ही आएगा, ये उदाहरण हो जाएगा उसका अर्नड मीडिया का। और कस्टमर कमेंट देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा अर्नड मीडिया के अंतर्गत, उसका उदाहरण हो जाएगा अर्नड मीडिया का। नेक्स्ट है अर्नड मीडिया व्यवसाय को क्या देता है, यानी कि बिजनेस को क्या देता है अर्नड मीडिया? पेड रीच देता है, फुल कंट्रोल, लेस कंट्रोल, अनसर्टेन रीच। तो अर्नड मीडिया जो होता है यानी कि वो फुल कंट्रोल देता है बिजनेस को, यानी कि कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, तो उसका अगर अर्नड मीडिया के अंतर्गत कोई मार्केटिंग होती है तो वो खुद के प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ से जो होता है सभी डिटेल्स होते हैं उसके पास होती है, यानी कि फुल कंट्रोल रहता है सभी डिटेल पे। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नड मीडिया का मुख्य लाभ है महंगा होता है, विश्वास बढ़ता है, कंट्रोल कम, पेड प्रमोशन। तो अर्नड मीडिया का जो मुख्य लाभ है इससे विश्वास बढ़ता है। विश्वास कैसे बढ़ता है मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने कोई ऐप, कोई बोल रहा है, कोई कस्टमर है, ठीक है, वो बोलता है आपसे कि आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, आपको जो है 50 रुपये मिलेगा, ठीक है, 50 रुपये मिलेगा। वो बोलता है कि आप 50 रुपये मिलेगा, तो आपने उसके बाद में विश्वास किया और ऐप को डाउनलोड किया तो आपको 50 रुपये मिल गया। 50 रुपये मिल गया तो इस पे जो आपको विश्वास आ गया कि हाँ ये सही बोला, और वही 50 रुपये नहीं मिलता तो विश्वास नहीं होता, बोलेगा ये गलत बोल रहा है। तो इसी तरह जो यानी कि जो बात ये बोलेगा और वो सच में होगा, तो इसी तरह जो धीरे धीरे करके विश्वास बढ़ता है। तो यही आपका जो अर्नड मीडिया का जो मुख्य लाभ है, इससे जो होता है विश्वास बढ़ता है। जैसे कि मैंने बता दिया अर्नड मीडिया के अंदर कोई भी ऐप का रिव्यू, शेयर या फिर किसी के बोलने से सुनते हैं, ये सभी अर्नड मीडिया के अंतर्गत आएगा। तो इससे विश्वास बढ़ता है अर्नड मीडिया से। अब बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है POEM का उपयोग किया जाता है मार्केट सेगमेंटेशन के लिए, मीडिया स्ट्रेटजी बनाने के लिए, CRM एनालिसिस के लिए, या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। तो POEM का उपयोग जो किया जाता है मीडिया स्ट्रेटजी बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नड मीडिया बनाने के लिए आवश्यक है आउटसोर्सिंग, अपना प्लेटफॉर्म, रेडियो पार्टनरशिप, बिलबोर्ड्स। तो अर्नड मीडिया बनाने के लिए जो अपना प्लेटफॉर्म जो आवश्यक है, अपना प्लेटफॉर्म जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेगमेंटेशन का उद्देश्य है, यानी कि सेगमेंटेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? व्यापक टारगेटिंग, सही उपभोक्ता वर्ग चुनना, ओनली मास मार्केटिंग, रैंडम मैसेजिंग। तो सेगमेंटेशन का उद्देश्य होता है सही उपभोक्ता वर्ग चुनना, यानी कि सही कंज्यूमर को चुनना। तो ये आपका सही उत्तर जाएगा सेगमेंटेशन का उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी। और सेगमेंटेशन को समझते सब, सेगमेंटेशन है क्या? तो सेगमेंटेशन का जो अर्थ है ग्राहकों को समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, यानी कि अलग अलग ग्रुप में बांट देना, यही आपका सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन में भी प्रकार होते हैं अलग अलग, जैसे कि आप देखिए डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन एक होता है जिसमें भी किसी यूजर को उम्र यानी कि उसका एज, जेंडर यानी कि लिंग, जेंडर जो कि मेल फीमेल ये है, फिर जो आता है आपका इनकम और आपका क्या है तो एजुकेशन। तो इसमें जो आता है ये आपका जो होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है। फिर इसके बाद होता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन की किस देश से है,
किस राज्य से, किस शहर से, तो ये जियोग्राफिक सेगमेंटेशन हो गया। इसके बाद आया साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसमें रुचि, उसका क्या रुचि है, किसमें जीवन शैली क्या है, सोच क्या है। इसके बाद आता है आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन, यानी कि उसके व्यवहार को देखा जाता है, खरीदने की आदत क्या है, उपयोग क्या है, वफादारी क्या है। तो ये सभी जो है बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरल सेगमेंटेशन किस पर आधारित होता है। तो किस पर आधारित होता है, तो खरीद व्यवहार पर। ठीक है, तो जैसे मैंने बता दिया खरीद व्यवहार, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे उम्र और आय जो था, उम्र और आय ये था आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, और स्थान यानी कि ये प्लेस है, तो स्थान जो हो जाएगा आपका जियोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीद व्यवहार जो होता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन पर आधारित होता है, और बाकी जो उम्र है, और उम्र जो होता है वो होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन पे। स्थान है, स्थान जो है आपका जियोग्राफिक सेगमेंटेशन है, और आय जो है आपका ये भी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टमाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका क्या बेनिफिट है, बेनिफिट क्या है कस्टमाइजेशन का। ग्राहक जो दूर होते हैं, इंगेजमेंट बढ़ता है, लागत बढ़ती है, रीच घटती है। तो कस्टमाइजेशन का जो मुख्य लाभ होता है वो इंगेजमेंट बढ़ता है। मान लीजिए कोई भी वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं, ठीक है, तो सभी चीज़ें अगर अरेंज में रखी हुई है, सभी चीज़ें अगर अच्छे ढंग से सजाई गई है उस वेबसाइट में, उसका चाहे मेन्यू लिंक हो, चाहे फिर और नोटिस, सभी जितने भी वेबसाइट में मैनेज होते हैं, पेजेस और लिंकेज अगर अच्छे तरह से मैनेज किया होगा तो इंगेजमेंट उससे बढ़ेगा। और अच्छे तरीके से अगर उसका मेन्यू इधर कहीं कहीं अलग अलग अरेंज डिसअरेंज यानी कि अरेंज अच्छे से नहीं है, तो उसका जो रीच घटेगा, यानी कि ऑडियंस जो उस पर अच्छी देर से नहीं रुकेंगे। तो इसलिए कस्टमाइजेशन का मुख्य लाभ जो होता है, इससे जो होता है इंगेजमेंट बढ़ता है। आप जितना बढ़िया से कस्टमाइज कर सकते हैं तो उस तरह इंगेजमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन देखें, आदतें, स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन देखें, यानी कि जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कौन सा है, यानी कि आदतें, स्थान, आय, व्यक्तित्व। तो इसमें से जो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कौन सा है, तो आपका स्थान आपका जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थान। आदतें हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो ये सभी अलग अलग है। जैसे कि आय आपका इनकम जो है ये जो आता है आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंतर्गत आता है। और वही बात करें व्यक्तित्व और आदतें, तो ये आपका जो आ जाएगा किस में, तो आदतें जो आएगा ये आपका आएगा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में, व्यक्तित्व भी आपका आ जाएगा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में। ये सभी अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा जियोग्राफिक सेगमेंटेशन स्थान, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश को ग्राहक के अनुसार बदलना कहलाता है, यानी कि किसी भी मैसेज या फिर कोई भी संदेश है तो इसको ग्राहक के अनुसार बदलना जो क्या कहलाता है, तो पर्सनलाइजेशन कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनलाइजेशन। मान लीजिए इसको मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ, तो अगर मान लीजिए कोई ऐप है, ठीक है, कोई ऐप आपने साइन अप कर रखा है, ठीक है, तो कोई यहाँ पर मेल यूजर है, ठीक है, ये आपका मेल यूजर है, और कोई यहाँ पर फीमेल यूजर है, ठीक है। तो ये ऐप वाला करेगा क्या, कोई भी मैसेज भेजना होगा तो मेल के लिए अलग बना के भेज देगा और फीमेल के लिए अलग बना के भेज देगा, क्योंकि मेल के लिए अलग प्रोडक्ट भी शो करेगा और फीमेल के लिए भी अलग प्रोडक्ट भी रिकमेंडेशन करेगा। मान चलिए अगर कोई शॉपिंग ऐप है तो मेल के अकॉर्डिंग उसमें प्रोडक्ट शो होंगे, और फीमेल वाले में यूजर जो है वो फीमेल के अकॉर्डिंग उसमें प्रोडक्ट शो होंगे। तो ये आप इसको समझ सकते हैं, और इसके मैसेज भी अलग अलग टाइप के होंगे। तो ये आप समझ सकते हैं पर्सनलाइजेशन क्या है। तो इस तरह आप एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेगमेंटेशन से मिलता है गलत टारगेटिंग, बेहतर कन्वर्सन, कम समझ, कोई लाभ नहीं। तो सेगमेंटेशन से जो मिलता है बेहतर कन्वर्सन मिलता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर जुड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेहतर कन्वर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टम मैसेज बनाना आवश्यक है क्योंकि सभी ग्राहक समान होते हैं, ग्राहकों की पसंद भिन्न भिन्न होती है, यानी कि भिन्न होती है, किसी का डाटा नहीं होता, संदेश भेजना कठिन है। तो कस्टम मैसेज बनाना जरूरी है क्योंकि ग्राहक की जो पसंद होती है अलग अलग होती है। जैसे मैंने अभी तुरंत बताया कि मेल का पसंद कुछ और रहेगा, फीमेल के लिए कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए पसंद अलग अलग होगा, इसलिए दोनों के लिए जो अलग अलग मैसेजेस बनाए जाते हैं, यानी कि कस्टम मैसेजेस बनाए जाते हैं। तो ये आप इस तरह समझ सकते हैं। तो ये जरूरी है क्योंकि ग्राहकों की जो पसंद होती है वो भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में देखा जाता है। तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में देखा जाता है उम्र, आय, शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके उम्र, शिक्षा और आय को देखा जाता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनलाइज्ड संदेश का प्रभाव कम होता है, निर्णय पर अधिक असर है, नकारात्मक या फिर केवल लागत बढ़ाता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्णय पर जो है अधिक असर पड़ता है। पर्सनलाइज्ड संदेश कहने के पर्सनलाइज्ड मैसेज जो है, तो इसमें निर्णय पर अधिक असर पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई मेल यूज़र है किसी ऐप में, अगर उसको फीमेल वाले प्रोडक्ट दिखाया जाए तो वो उसे परचेस नहीं करेगा। तो इस तरह जो उसको जो है ये निर्णय नहीं पड़ेगा, यानी कि उस पर अधिक असर नहीं पड़ेगा। कोई भी मेल है तो उसको मेल के रिलेटेड अगर प्रोडक्ट दिखाया जाए, अगर कोई शॉपिंग प्लेटफॉर्म है तो वो मेल वाले प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, और कोई फीमेल यूज़र है तो उसको अगर मेल वाला प्रोडक्ट दिखाया जाएगा तो वो कभी भी परचेस नहीं करेगी। इसलिए जो है इसको समझना आसान है। पर्सनलाइज्ड जो संदेश होते हैं, पर्सनलाइज्ड मैसेज होते हैं, वो निर्णय पर जो है अधिक असर करते हैं, यानी कि डिसीजन पे अधिक असर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेगमेंटेशन का उपयोग किस में होता है? प्रोडक्ट्स को हटाने में, मार्केटिंग कैंपेन्स में, ऑफिस सेटअप में, एम्प्लॉय ट्रेनिंग में। तो सेगमेंटेशन का उपयोग होता है मार्केटिंग कैंपेन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्केटिंग कैंपेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल विज्ञापन खर्च सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? न्यूज़पेपर, मोबाइल एडवर्टाइजिंग, रेडियो, सिनेमा। तो भारत में डिजिटल विज्ञापन खर्च सबसे अधिक किस क्षेत्र में? तो सबसे अधिक है मोबाइल एडवर्टाइजिंग में। क्यों मोबाइल एडवर्टाइजिंग में क्यों अधिक खर्च है? क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा यूज़र शामिल होते हैं, कि लैपटॉप या फिर पीसी की तुलना में ज़्यादा यूज़र मोबाइल पे आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका अधिक खर्च हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल विज्ञापन प्लेटफॉर्म है? ट्विटर, इंस्टाग्राम, टीवी कमर्शियल, रेडियो, एफएम। तो भारत में सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल विज्ञापन प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम भी अगर फेसबुक भी रहता तो फेसबुक भी आपका आंसर हो जाता, क्योंकि इसमें जो है यूज़र ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादातर इसमें एडवर्टाइज़र जो होते हैं एड्स चलाते हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल विज्ञापन बाजार का एक प्रमुख कारण है? स्मार्टफोन पेनेट्रेशन, टीवी पॉपुलैरिटी, रेडियो ग्रोथ, हाई प्रिंटिंग। तो भारत में डिजिटल विज्ञापन बाजार का एक प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है आपका स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन को समझना चाहे तो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन का अर्थ है किसी देश या फिर क्षेत्र या समाज में कितने प्रतिशत लोगों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। ये आपका स्मार्टफोन पेनिट्रेशन कहलाता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग में आवश्यक कौशल यानी कि आवश्यक स्किल क्या चाहिए? पेंटिंग स्किल्स, एनालिटिक्स नॉलेज, टाइपिंग ओनली, नॉन ऑफ दिस। तो डिजिटल मार्केटिंग में आवश्यक कौशल चाहिए एनालिटिक्स नॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनालिटिक्स नॉलेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग प्लान का पहला चरण क्या है? पहला स्टेज क्या है डिजिटल मार्केटिंग का? एग्जीक्यूशन, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, बजट वापसी, हायरिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का पहला जो चरण है वो है ऑब्जेक्टिव सेटिंग, और ऑब्जेक्टिव सेटिंग नहीं भी रहता, अगर सिचुएशन एनालिसिस भी रहता तो ये भी आपका पहला चरण कहलाता है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा, या फिर सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है, आप याद रखिएगा सिचुएशन एनालिसिस, सिचुएशन एनालिसिस, ये आपका फर्स्ट चरण कहलाता है, सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग प्लान में शामिल है ऑडियंस एनालिसिस, रैंडम पोस्टिंग, ऑफलाइन ओनली रीच, नो ट्रैकिंग। तो एक प्रभावी जो इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग प्लान में शामिल है ऑडियंस एनालिसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑडियंस का एनालिसिस करके एडवर्टाइजमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल प्लान में KPI का अर्थ है? डिजिटल प्लान में KPI का क्या अर्थ है, यानी कि KPI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो KPI का फुल फॉर्म होता है के परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो KPI को समझें तो KPI होता क्या है? तो KPI जो होते हैं वे महत्वपूर्ण मापदंड यानी कि मैट्रिक्स होते हैं जिनकी मदद से यह जाना जाता है कि कोई काम, योजना या डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कितना सफल है। यानी कि कोई भी अगर कैंपेन हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग अंतर्गत तो वो कितना सफल है, तो KPI की मदद से हम लोग समझते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में अगर KPI के उदाहरण देखा जाए तो जैसे कि वेबसाइट के ट्रैफिक, वेबसाइट का ट्रैफिक क्या है, जैसे कि यूजर किस तरह जुड़े वो सभी जो वो ट्रैफिक हो जाएगा। कन्वर्सन रेट क्या है, मान लीजिए किसी
को अगर ऐड दिखाया जाए, कोई भी कंपनी का ऐड दिखाया जाए तो उस पर क्लिक करते कि नहीं, ये आपका कन्वर्सन रेट आ जाए, यानी कि क्लिक करने के बाद वो परचेस करते कि नहीं करते, ये आपका कन्वर्सन रेट हो जाएगा। इसके बाद इसमें उदाहरण हो जाएगा क्लिक थ्रू रेट, यानी कि CTR भी आप याद रख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट। इंगेजमेंट जैसे कि लाइक शेयर कमेंट करना, तो ये सभी आपका भी हो जाएगा KPI का उदाहरण। तो KPI का फुल फॉर्म की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण लाभ है। तो डिजिटल विज्ञापन यानी कि डिजिटल एडवर्टीजमेंट का क्या महत्वपूर्ण लाभ है? ट्रैकिंग नहीं होता है, ये तो गलत बात है, ट्रैक तो होता है डिजिटल विज्ञापन। टारगेटिंग बहुत सटीक होती है, यानी कि एक्यूरेट होता है, बहुत एक्यूरेट होता है, तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, टारगेटिंग जो है बहुत सटीक होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल डिजिटल मार्केटिंग प्लान सुनिश्चित करता है। तो एक सफल जो डिजिटल मार्केटिंग प्लान होता है क्या सुनिश्चित करता है? यादृच्छिक प्रयास, रणनीतिक और मापने योग्य परिणाम, केवल खर्च, बिना ऑडियंस रिसर्च। तो एक सफल जो डिजिटल मार्केटिंग प्लान सुनिश्चित करता है रणनीतिक और मापने योग्य परिणाम, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग ने जो यूनिट 2 का MCQ था वो कवर कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 के MCQ के बारे में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, यूनिट 3 का वीडियो लाए फिर ना लाए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार रहेगा आप लोगों को भी, और मेरा भी इंतज़ार रहेगा कब तक मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ यूनिट 3 का। तो चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।